आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मौर्य काल में नगरों का जो प्रशासन था उसका एक संक्षेप में खाका आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है, ताकि आज के संदर्भ में हम तुलना कर सकें। जैसे आज हम देखते हैं कि कारागार है, जेल है, लेकिन आज की जेलों के अंदर राज्य सरकारों के अधीन जो जेलें हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन है, सब के अंदर कहीं ना कहीं अव्यवस्था की रिपोर्ट आती रहती है कि पैसा दे करके वहाँ जेलों के अंदर जो है लोग घूस दे देते हैं, आराम से रहते हैं, काम नहीं करना पड़ता है। लेकिन मौर्य काल में अगर आप देखेंगे तो कारागार का पूरा एक बहुत ही व्यवस्थित रूप दिखाई पड़ता है। बड़े भारी दंड की व्यवस्था थी, इसका भी आपके सामने चित्रण किया जाएगा। इसी तरीके देखें, शहर में अगर आग लग जाती है तो उसके लिए इंतज़ाम किया गया था, महामारी फैलती है तो उसके लिए पूरा इंतज़ाम था। अगर चिकित्सक के द्वारा शल्य चिकित्सा की जाती है और गलत चिकित्सा के कारण कोई अंग डैमेज हो जाता है तो फिर वही अंग काट लिया जाता था चिकित्सक का। कहने का अर्थ है कि बड़े सख्त प्रावधान देखने को मिलते हैं। सारे डिपार्टमेंट को आप देखेंगे वहाँ पर नियम कानून बने हुए थे। जैसे शहरों की बात की जाए तो आज भी हम देखते हैं कि मेयर की व्यवस्था है, कहने मतलब आज भी हमको मेयर का एक स्वरूप दिखाई पड़ता है। उस समय भी था, नगर को 4 भागों में बांट दिया जाता था, पूरी व्यवस्था को मेयर ही देखता था। लेकिन नगर क्योंकि बड़ा होता था तो ऐसे में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हम कह सकते हैं 4 भागों में बांट दिया जाता था, और फिर स्थानिक नामक अधिकारी अपने अपने भागों का प्रशासन देखते थे। फिर जो अलग अलग विभाग कर दिए गए थे 4, उनका फर्दर जो है वो डिवीज़न किया गया था। गोप नामक कर्मचारी जो हैं 10 घर, 20 घर या 40 घर का पूरा विवरण रखते थे। यानी अगर गोप कर्मचारी की बात की जाए तो जनगणना का काम भी आप देखेंगे स्थानिक और गोप ही करते थे, क्योंकि 10 घर, 20 घर या 40 घर का इंतज़ाम देखने का मतलब है कि हर घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, समय के साथ जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, सारा विवरण गोप के अधीन होता था और गोप को पूरी जानकारी देनी पड़ती थी। तो कहने का अर्थ है कि जो नागरिक हैं, मेयर हैं, उसके तहत पूरा नगर जो है वो शासन में रहता था और फिर उसको 4 भागों में बांट देते थे उस नगर को, और स्थानिक नामक जो अधिकारी था वो प्रत्येक भाग का शासन संभालता था। और ये नागरिक है, जो मेयर है, ये हम कह सकते हैं समाहर्ता के अधीन कार्य करता था, उसके नियंत्रण में। और फिर जो अलग अलग जो 4 भागों में बांटा गया तो फिर हर भाग को भी फिर अर्दर फर्दर जो है डिवाइड कर दिया गया, और हर स्थानीय के अधीन गोप नामक कर्मचारी काम करते थे। 10, 20, 40 घरों का पूरा विवरण वो रखा करते थे। तो कहने का मतलब है कि शहर के अंदर की जो पूरी व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के अधीन रहा करती थी। इसी तरीके से हम देखें जो धर्मशालाएँ हैं, धर्मशालाएँ का मतलब है कि जैसे नगरों के अंदर बाहर से लोग आ रहे हैं, धर्मशालाओं में लोग ठहरते हैं। आज भी धर्मशालाएं हैं, आपको दिल्ली में, जयपुर में, तमाम बड़े बड़े नगरों में धर्मशालाएं दिखाई पड़ेंगी। लोग जाते हैं, कम पैसे पे वहाँ पर इंतज़ाम हो जाता था। धर्मशालाओं के अंदर जो आ रहे हैं ठहरने के लिए अतिथि, जो भी आ रहे हैं, उनका विवरण पूरा रखना पड़ता था और उसको गोप नामक कर्मचारी को उपलब्ध कराना पड़ता था। अगर कोई अपराध हो गया, जानकारी नहीं दी गई, तो दंड फिर धर्मशाला का जो मालिक होगा उसको दिया जाता था। इसी तरीके से गृह स्वामी के लिए भी ये था कि अगर अतिथि जो हैं आ जा रहे हैं तो उसकी जानकारी गोप को दी जाएगी। कहने का अर्थ है कि व्यापारियों के लिए भी नियम था कि वो अपने उसमें दुकान में, जो शहरों के अंदर दुकान है, व्यापार चल रहा है, तो वहाँ पर अपने जान पहचान के लोगों को वो कर्मचारी के तौर पर रख सकते हैं। शिल्पी हैं, कर्मचारी, यानी जो भी दुकान वहाँ पे करते थे, तो अपने जानकार लोगों को तो रोज़गार वो किसी को दे सकते थे, परिचित लोगों को। लेकिन अपरिचित लोगों को रोज़गार देने से पहले बाकायदा इन्फॉर्म करना पड़ता था, और प्रामाणिक हो जाने के बाद ही, सत्यापित हो जाने के बाद ही फिर किसी को रोज़गार दिया जा सकता था। तो ये सारी व्यवस्था मौजूद थी। तो कहने का मतलब है कि चाहे साधु आ रहे हैं, चाहे सन्यासी आ रहे हैं, जो भी लोग धर्मशालाओं में आके ठहर रहे हैं, उसका एक विवरण, उसकी जानकारी कर्मचारियों को दे दी जाती थी, गोप को उपलब्ध करा दी जाती थी। इसी तरीके से शिल्पकार है, दस्तकार हैं, तो ये परिचित लोगों को तो नौकरी दे सकते थे, लेकिन अपरिचित लोगों को अगर वो नौकरी दे रहे हैं, दस्तकार शिल्पकार हैं, काम रहता है शहरों के अंदर, व्यापार होता था, तो ऐसे में रोज़गार दिया जाता था। तो अपरिचित लोगों को अगर वो जॉब दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो उसकी जानकारी शासन को देनी पड़ती थी। इसी तरीके से व्यापारियों को दुकानों पर भी यही नियम था, जो व्यापारी हैं उनके लिए भी यही नियम था कि अगर वो किसी को नौकरी पर रख रहे हैं तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी। हाँ, परिचित लोग हैं तो जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से देखिए, गृह स्वामी है, तो घर में जो भी अतिथि आ रहे हैं उसकी जानकारी गोप को देनी पड़ती थी। अगर जानकारी नहीं दी गई, कोई अपराध हो गया, तो फिर जिम्मेदारी गृह स्वामी की होगी, दंड दिया जाएगा।
तो ये सारे नियम बड़े सख्त थे। इसी तरीके से देखें, शल्य चिकित्सक जो हैं वो संदेहजनक, मान लिए किसी इंसान के द्वारा अपनी चिकित्सा कराई जा रही है, लोग जाते हैं, अक्सर इमरजेंसी में लोग पहुंचते हैं, कहीं घाव हो गया, तो अगर संदेहजनक मान लिए घाव है, ऐसा है कि जिसमें लग रहा है कि कोई लड़ाई हुई है, मारपीट हुई जिसकी वजह से घाव हो गया है, तो संदेहजनक परिस्थितियों में फिर चिकित्सक के लिए अनिवार्य था कि वो उपलब्ध कराएं जानकारी कि इस तरह के व्यक्ति के द्वारा हमारे मतलब चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए, चिकित्सा कराने के लिए यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई गई है और इस प्रकार का घाव है, सारी जानकारी देनी पड़ती थी ताकि प्रशासन की तरफ से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाए कि किस प्रकार से घाव लगा है। अगर हम देखें तो नागरिकों का भी ये कर्तव्य कर दिया गया था कि मंदिर है, तीर्थ स्थान है, शमशान है, जो महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पर अगर कोई अपरिचित दिखाई पड़ रहा है, बाहर के लोग हैं, संदेहजनक परिस्थितियों में अगर वो नज़र आ रहे हैं तो वो पकड़ करके गिरफ्तार करने का नागरिकों को भी अधिकार प्रशासन की तरफ से दे दिया गया था। उसके बाद सूचना देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं वहाँ मौर्य प्रशासन में। अब इसी तरह देखिए कर्फ्यू क्या है, यानी रात के अंदर हम कह सकते हैं कि 9 बजे के बाद, रात में 9 बजे से लेकर के प्रातःकाल 3:30 बजे तक लोग अपने घरों में ही रहते थे। कुछ अपवादजनक स्थितियों को छोड़कर बाकायदा ध्वनि के माध्यम से सूचित कर दिया जाता था। तो 9 बजे के बाद से कोई बाहर ऐसे नहीं निकल सकता था। कुछ लोगों के लिए छूट थी, जैसे नाटक चल रहा है, लोग नाटक देखने जा रहे हैं तो अनुमति थी। इसी तरह लालटेन लेकर के कोई जा रहा है तो अनुमति थी। अगर चिकित्सा की वजह से जाना है बाहर तो अनुमति दी जाती थी। बाकी ऐसे सामान्य तौर पर नियम यही था कि 9 बजे के बाद जो है और प्रातःकाल 3:30 बजे तक लोगों को घर में ही रहना पड़ता था। ये एक नियम बना हुआ था। इसी तरीके से देखें, जब उत्सव होता था तो लोग फिर रात में अपना टहला करते थे। उत्सव में इस प्रकार का नियम था, छूट रहती थी। अगर हम देखें, अगर पुलिस के बारे में बात करें तो पुलिस ने मान लिया किसी को गिरफ्तार कर लिया, ऐसे व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार नहीं करना है तो पुलिस को दंड दिया जाता था। इसी तरीके से अगर पुलिस के द्वारा किसी महिला के साथ दुराचार किया जाता है, अत्याचार किया जाता है तो फिर कठोर दंड दिया जाता था। और अगर कहीं उच्च वर्ग की महिलाओं के साथ अगर दुराचार का कोई मामला आया तो मृत्यु दंड भी संबंधित पुलिस अधिकारी को, जो दोषी होता था, उसको मृत्यु दंड तक देने का प्रावधान किया गया था। तो पुलिस के ऊपर बहुत कठोर नियंत्रण लगा हुआ था। अब इससे कारागार है, देखिए, तो प्रत्येक नगर में कारागार होता था। अब ये जो कारागार होता था उसको चलाने का काम कोई करेगा, उसका अध्यक्ष होगा, उसको बंधनागारा अध्यक्ष कहते थे, उसको कहते थे। इसी तरीके से मुख्य कारागार को बंधनागार कहते थे और वह प्रदेष्टा के न्यायालय का अंग होता था, यानी फौजदारी जो न्यायालय है उसको प्रदेष्टा कहते थे। तो यह प्रदेष्टा के अधीन जो है ये बंधनागारा अध्यक्ष जो है, ये जो कारागार जिसको बंधनागार कहते हैं, जो कि बंधनागारा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता था, तो ये प्रदेष्टा जो कि फौजदारी न्यायालय का जज होता है उसके अधीन ही ये होता था। फौजदारी के मामलात में किसी गिरफ्तारी हुई अगर तो यही बंधनागार में डाल दिया जाता था। इसी तरीके से चारक हवालात जो है वो धर्मस्थीय न्यायालय, जिसको हम दीवानी न्यायालय कह सकते हैं, उसके अधीन ये चारक हवालात होते थे, जिसमें दीवानी से संबंधित कोई मामला है तो अभियुक्त को इसी में डाल दिया जाता था। इसी तरीके से अगर कोई भी अधिकारी मान लीजिए अभियुक्त को मुक्त कर दे रहा है, रिश्वत लेके किसी के आधार पर छोड़ दिया जाता है, तो फिर सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी, मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था, क्योंकि किसी भी अपराधी को छोड़ने का अधिकार किसी भी पुलिस के किसी भी कर्मचारी अधिकारी को नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। इसी तरीके से देखिए, किसी बंदी से मान लीजिए ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, जेल के अंदर ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, खाना नहीं दिया जा रहा है, तो इसके लिए देखिए दंड का प्रावधान है। जैसे किसी बंदी से ज़बरदस्ती श्रम कराने पर 48 पर्ण का जुर्माना, देखिए 48 पर्ण का जुर्माना होता था, खाना पीना ना देने पर 46 पर्ण का जुर्माना होता था कारागार में, यातना देने पर भारी जुर्माना, घूस लेने पर भी भारी जुर्माना। मकान में आग अगर लग जाती है तो बुझाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर घड़े रखे जाते थे, यानी पानी से भरे हुए बर्तन रखे रहते थे चौराहों पर। अगर किसी मकान में, क्योंकि अक्सर होता यह था कि लकड़ी के मकान भी बने होते थे और जो छत होती थी वो लकड़ी की हुआ करती थी, तो आग लग जाया करती थी, तो इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर पानी बुझाने के लिए घड़े आदि पात्र रखे जाते थे। इसी तरीके से देखें, आग लगने पर मान लिए मकान में आग लग गई और मालिक जो है वो भाग गए, तो फिर ऐसे में दंड देने का प्रावधान था। मकान छोड़ करके कोई जा नहीं सकता, और अगर जानबूझ करके मान लिए किसी ने आग लगा दिया तो फिर ऐसे में मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था अपराधी पाए जाने पर। अब सफाई का मामला देख लें। सफाई में जैसे आज हम खड़े होकर के पेशाब कर देते हैं, ऐसे कर दिया जाता, हालांकि उसके लिए एक नियम कानून है, लेकिन मौर्य काल में ऐसा नहीं हो सकता था।
अगर आप मौर्य काल में देखें तो कीचड़ करने पर, कूड़ा फेंकने पर जुर्माना देना होता था। राजपथ पर यह जुर्माना जो है वो दुगना हो जाता था। अब मान लिया कि पवित्र स्थान है, जलाशय है, मंदिर है, ऐसे बहुत सारे स्थान होते हैं, और जहाँ पर कह सकते हैं कि ऑफिशियल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, यानी जहाँ पर राजा रहा करते थे, राजपथ है, तो वहाँ की जो भी इमारतें थी, अगर वहाँ पर पेशाब कर दिया जा रहा है तो ऐसे में अगर किसी दवा के रिएक्शन से पेशाब हो जा रहा है, किसी औषधि के रिएक्शन से भी हो जाता है, या डर के वजह से लोग पेशाब कर देते हैं, तो उसी में छूट थी। बाकी पेशाब करने पर दंड का प्रावधान था। इसी तरह से देखें, सांप, बिल्ली, कुत्ते, ये सब लाश फेंकने पर, अगर फेंक दिया किसी ने सड़क पर लाश, तो फिर 3 पड़ का जुर्माना होता था। बड़े जानवरों को फेंकने पर दुगना कर दिया जाता था। इंसान का शव अगर फेंक दिया जा रहा है सड़क पर तो 50 पड़ का जुर्माना होता था। इससे ये पता चलता है कि उस समय गरीबी रहा करती थी, तो शव को जलाने के लिए लकड़ी आदि का इंतजाम करना बहुत सारे लोगों के लिए, गरीबों के लिए भारी पड़ जाता था, तो लोग ऐसे ही लाश छोड़ दिया करते थे। या इसी तरीके से देखें आप, मकान है, जैसे मकान जो बनाए जाते थे तो खाली में, यानी मकान अगर बनाया जा रहा है तो बीच में मकान के कुछ जगह छोड़नी पड़ती थी। और इसी तरीके से घर में जो खिड़की दरवाजे बनाए जा रहे हैं, उस सामने वाले मकान के खिड़की दरवाजे से अगर मेल कर रहे हैं, सामने आ जा रहे हैं और सामने वाले को दिक्कत हो रही है, तो दंड दिया जाता था। कहने का था कि मकान के अंदर खिड़की होती थी, दरवाज़ा होता था, लेकिन सामने वाले की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना पड़ता था। शिकायत करने पर जुर्माना हो सकता था, दंड दिया जा सकता था। इसी तरीके से आप देखें कि किसी भी मकान के मान ली हिस्से में नाली में पानी जम गया है, जिसके वजह से दूसरे मकान में रिसाव हो रहा है, वहाँ कुछ डैमेज हो गया, तो शिकायत करने पे दंड दिया जाता है। इसलिए मौर्य काल में आप देखेंगे जो भी नालियाँ थी, बहुत ज़्यादा सफाई की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। आप चिकित्सा के बारे में देख लें तो गलत चिकित्सा किए जाने पर चिकित्सकों को दंड दिया जाता था। अगर शल्य चिकित्सा की गई, कोई अंग खराब हो गया जिसके वजह से क्षति हो गई, तो वही अंग चिकित्सक का काट लिया जाता था, निकाल लिया जाता था। तो हम कह सकते हैं काफ़ी कठोर नियम था ये, यानी चिकित्सकों के लिए स्थिति आसान नहीं थी। उनसे थोड़ी सी भी अगर चूक हो गई, गलती हो गई और अंग में क्षति हो गई, तो फिर वही अंग उनको भी देना पड़ता था। तो इसमें जान भी जा सकती है, क्योंकि ऑपरेशन किया गया, मान ली किसी भी चीज़ का शल्य चिकित्सा की गई और जिसकी वजह से मृत्यु हो गई, तो फिर समझ लें कि चिकित्सक की भी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वही अंग काट लिया जाएगा। इसी तरीके से देखें, महामारी फैलने पर शहर आदि में दवाई बांटी जाती थी। जैसे कपड़ा धोना है तो धोबी के लिए भी घाट एकदम निश्चित था, निश्चित स्थान पर ही कपड़ा धो सकते थे। कुछ कपड़े ऐसे होते थे जो 3 दिन के अंदर, कुछ 5 दिन के अंदर, कुछ 6 दिन के अंदर देने होते थे। जिस तिथि को कपड़ा देना है उस तिथि से 1 दिन भी आगे नहीं दिया जा सकता। धोबी के लिए दंड का प्रावधान था, ऐसा करने पर जुर्माना किया जाता था। इसी तरह देखें, नगरों की श्रेणियां भी दिखाई पड़ती हैं। सबसे छोटा जो नगर है उसको संग्रहण कहते थे, और हम कह सकते हैं 10 गांव के मंडल का ये केंद्र होता था संग्रहण। उसके बाद देहाती कस्बे हम कह सकते हैं, उनका स्थान आता था, जिसको द्रोणमुख या कारवटक कहते थे। इसमें 200 या 400 गांव शामिल होते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो और बड़े कस्बे की बात आती है, जिसको स्थानीय कहते थे। फिर शहर का स्थान आता था, फिर हम कह सकते हैं कि राजधानी की बात आती है। देखें आगे, देखें आप स्थानिक और गोप की बात, क्योंकि हम जानते हैं कि शहर को जो है वो 4 भागों में बांट दिया जाता था। वो मेयर के अधीन होता था, 4 पार्ट होते थे, उसमें स्थानिक होते थे। स्थानिक के अधीन फिर वो जो 4 पार्ट थे उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता था, और गोप नामक कर्मचारी होते थे। तो देखें आप, स्थानिक और गोप जनगणना करते थे और जनसंख्या की पूरी सूची ये रखते थे। जैसे पौर्ण्य अध्यक्ष है, ये बाजार का नियंत्रण करता था। इसी तरह से पौतवा अध्यक्ष है, ये मापतौल के मापदंडों का निरीक्षण करता था। इसी तरह देखें, शुल्काध्यक्ष है, ये कर वसूल करने का काम करता था। अर्थशास्त्र में सिंचाई को समाहर्ता के कर्तव्यों में से एक बताया गया है। और आप देखेंगे सीता अध्यक्ष होता था, वो भी जलाशयों से कितना जल वितरित किया जाना है इसका निर्णय वो करता था, सीता अध्यक्ष। एग्रोनोमोई ये जिले के अधिकारी होते थे। नदीपाल है तो कौटिल्य ने नदियों पर निगरानी रखने वाले अधिकारी को नदीपाल कहा है। इसी तरह देखिए, सीता अध्यक्ष है तो नदी है, झील है, जलाशय है तथा कुएं से जल के द्वारा नियमन से पानी के उचित वितरण की व्यवस्था करता था। कितना पानी जैसे जलाशय से दिया जाएगा कहीं पर, इसकी व्यवस्था करने का काम सीता अध्यक्ष के अधीन होता था। ये कृषि विभाग का अध्यक्ष भी होता था। कृषि व्यवस्था जो राजकीय स्तर पे होती थी वो सीता अध्यक्ष के अधीन ही होती थी। जिन खेतों में नहर के पानी से सिंचाई की होती थी उन्हें कुल्यावाप कहा गया है।
ये बात दिखाई पड़ती है। इसी तरह देखें कुप्याध्यक्ष है, ये सारे अधिकारी दिखाई पड़ते हैं। ये अधिकारी ऐसे वन रक्षक नियुक्त करता था जो हर पेड़ के बारे में छोटी छोटी जानकारी रखते थे, वन संपदा की रक्षा कर सकें। ये कुप्याध्यक्ष के अधीन हम कह सकते हैं वन का संरक्षण शामिल था और ये नियुक्ति करने का भी इसको अधिकार मिला हुआ था। फिर हम देखें विविता अध्यक्ष है, ये अधिकारी चारागाहों को वन्य पशुओं के अतिक्रमण से सुरक्षित रखता था। तो हम ये देख रहे हैं कि एक संक्षेप में आपके सामने ये चीज़ बताई गई है ताकि जानकारी हो सके कि किस तरह से मौर्य काल के अंदर एक पूरा सिस्टम हमको अधिकारियों का, अध्यक्षों का दिखाई पड़ता है, जिसमें सन्निधाता है, कोषाध्यक्ष है और समाहर्ता का काम बहुत ही महत्वपूर्ण रहता था, क्योंकि समाहर्ता के मुख्य कार्यों में राजस्व का यानी कर, टैक्स जो लिया जा रहा है उसका निर्धारण अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि उत्पादन क्षमता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, तो हर क्षेत्रों में कर का कितना निर्धारण किया जाएगा ये समाहर्ता के अधीन ही होता था। इसलिए सन्निधाता की तुलना में समाहर्ता का जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है मौर्य काल में। तो कहने का अर्थ है कि जो केंद्रीकरण हमको दिखाई पड़ता है, जैसे कि आप देखें गणिका अध्यक्ष था, शहरों में गणिकाएँ होती थी, वैश्याएँ होती थी, तो वैश्याओं को 2 महीने के अंदर 2 दिन का अपना जो भी उनकी आय होती तो टैक्स के तौर पर गणिकाओं को, वैश्याओं को देना पड़ता था। इसी तरीके से आय व्यय का विवरण, वैश्याओं का जो भी उनके पास संपत्ति उसकी निगरानी रखने का काम गणिका अध्यक्ष का हुआ करता था। तो बहुत विस्तार में हम कह सकते हैं सूक्ष्म स्तर पर जाकर के कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया था। उनका उद्देश्य था एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की जाए, क्योंकि भारत में जिस तरह से पहले आक्रमण हुए थे तो उसको एक शक्तिशाली केंद्र ही रोक सकता है। इसी तरह आप देखेंगे कि भारत के संविधान में भी कहीं ना कहीं उसी व्यवस्था को स्थापित किया गया है कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था तो है, राज्यों की संस्कृति के हिसाब से व्यवस्थाएं तो की गई हैं कि राज्यों को भी शक्ति दी गई है, राज्य सूची के विषय भी निर्धारित किए गए हैं, लेकिन केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र की इच्छा के विपरीत जाकर के राज्य कार्य नहीं कर सकते। इसी तरह आपातकाल में सारी सूचियां केंद्र के ही नियंत्रण में हो जाती है। तो भारत में केंद्र को शक्तिशाली इसीलिए बनाया गया ताकि भारत की सुरक्षा की जा सके। एकता और अखंडता जो है, भारत की जो संप्रभुता है, वो किसी दूसरे देश के द्वारा खंडित ना की जा सके, इसलिए जरूरी था कि एक शक्तिशाली केंद्र हो। तो यो मौर्य साम्राज्य के अंदर जो व्यवस्था थी कहीं ना कहीं वो भारत के संविधान निर्माताओं ने उसको सुरक्षित करने का काम किया। इसलिए आप देखेंगे मौर्यकालीन जो भी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है बड़े विस्तार में, उसका अंश कहीं ना कहीं आज भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।